नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 39वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है आपात उपबंध। आपात उपबंध की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। यह मुख्य रूप से इस उद्देश्य के लिए की गई है कि जब कोई ऐसी स्थिति आए, जब सरकार को विशेष शक्तियों की आवश्यकता पड़े, कोई आपात स्थिति आए जिस पर कि देश पर खतरा, किसी भी तरह का खतरा हो, तो उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को विशेष शक्तियां प्राप्त हों और जो शक्तियों में चेक एंड बैलेंस की या अन्य किसी भी तरह की बाधाएं कार्यों को करने में संवैधानिक रुकावटें जो हैं, उन रुकावटों को दूर किया जा सके। तो आपात उपबंध के बारे में डिटेल में जानते हैं। आपात उपबंध की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 18 में की गई है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इसकी चर्चा की गई है। इसमें 3 तरह के आपात उपबंधों की चर्चा की गई है। यह आपातकालीन जो उपबंध है उसका मुख्य कारण है कि केंद्र सरकार असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्तियां प्राप्त कर सके। यह आपात उपबंध केंद्र सरकार को असामान्य परिस्थितियों में शक्तियां प्रदान करता है जिससे कि वह असामान्य परिस्थितियों से निपट सके। अब आपात उपबंध में बिना किसी संविधान संशोधन के जो संघीय व्यवस्था है उसे संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। तो संघीय व्यवस्था जान लेते हैं। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि 2 तरह की सरकारें होती हैं और दोनों तरह की सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों को संविधान के द्वारा, उनके कार्यों को संविधान के द्वारा अलग अलग बांटा जाता है। दोनों सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। दोनों सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे से स्वतंत्र एवं स्वायत्त होती हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी घटना होती है, युद्ध की स्थिति हो या कोई बड़ी समस्या हो राष्ट्र के समक्ष, तो उस स्थिति में राज्य की स्वायत्तता अगर उस समस्या से निपटने में बाधक बन रही है, तब की स्थिति में आपात उपबंध का सहारा लिया जाता है, अर्थात आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी तक संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदलने, एकात्मक ढांचे का मतलब है कि संघीय ढांचे मतलब 2 तरह की सरकारें, एकात्मक ढांचे का मतलब कि एक ही सरकार यानी केंद्र सरकार की ही शक्तियां सबके ऊपर लागू होंगी और प्रत्येक राज्य की सरकारें केंद्र सरकार की बातों को, केंद्र सरकार के आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगी। सामान्य स्थितियों में वह अपने विषयों में स्वतंत्र होती हैं और राज्य सरकारें अपने विषयों में स्वयं निर्णय लेती हैं, स्वयं कानून का निर्माण करती हैं। किंतु आपातकाल में वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होती हैं। तो आपातकाल कितने तरह का होता है यह जान लेते हैं। आपातकाल मुख्य रूप से 3 तरह का इसमें बताया गया है जो भारत में भारतीय संविधान में उपबंध किए गए हैं। पहला तो है युद्ध या बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल। इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में बताया गया है। इसे तब लगाया जाता है जब देश में या उसके किसी भाग में युद्ध चल रहा हो, बाह्य आक्रमण यानी दूसरे देश का आक्रमण हुआ हो, अथवा तीसरा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह अर्थात जनता के द्वारा, जनता के किसी वर्ग के द्वारा, किसी लोगों के समूह के द्वारा सरकार के प्रति विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई हो। यहाँ पर पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक उपद्रव जैसा शब्द था, जिसका कि स्पष्ट अर्थ जो है वह बहुत ही स्पष्ट नहीं था। इस कारण से आंतरिक उपद्रव की जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 75 के दौरान 1975 में जो संविधान में आंतरिक उपद्रव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसके आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। जबकि उस समय आपातकाल की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा भी कहा जाता है और बाद में शाह आयोग ने इसे प्रमाणित भी किया। तो सरकार के द्वारा आपातकाल की शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए आंतरिक उपद्रव शब्द को बदल करके और उसे सशस्त्र विद्रोह शब्द से परिवर्तित किया गया। और अभी 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है: युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो। दूसरी तरह का आपातकाल संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहलाता है। अब राज्य आपातकाल क्या होगा? अभी हमने राष्ट्रीय आपातकाल देखा, वह केंद्र सरकार लागू करती है, किसी भाग में या पूरे देश में लागू कर सकती है। और दूसरा जो संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वह किसी राज्य में लागू होता है। तो यह अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू किया जाता है।
और इसमें मुख्य रूप से अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होता है किसी कारण से, तो उस समय राज्य के शासन की बागडोर, शासन का नियंत्रण केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है। इसके बाद डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे, अभी इसकी केवल परिचय कर लेते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में बताया गया है। यह ऐसी स्थिति पर लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो, अर्थात वित्तीय स्थायित्व खत्म होने वाला हो, उसमें कोई संकट आने वाला हो, अथवा जो वित्तीय साख है सरकार की, मुद्रा की, बैंक की, वह समाप्त होने वाली हो, उस पर खतरा हो, तब वित्तीय आपातकाल लागू होता है। 1991 में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, किंतु सरकार ने समझदारी का परिचय लेते हुए और स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए अन्य उपायों को अपना करके और वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया, बल्कि दूसरे उपायों को लागू किया। तो इन पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि कौन से आपातकाल के बारे में क्या प्रावधान है और कैसे कैसे नियम उसके बारे में दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत या उसके किसी भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तो या खतरा उत्पन्न होने की आशंका हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, अब राष्ट्रपति तो अपने सारे कार्यों को स्वयं करता नहीं है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब 1975 में जो आपातकाल घोषित किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया, और उस संशोधन में यह कहा गया कि बिना मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं हो सकता। तो अब तीसरी बात इसमें जोड़ लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। और उसके लागू करने के आधार क्या हैं? उसके लागू करने के आधार हैं या तो युद्ध चल रहा हो, या बाह्य आक्रमण हो, दूसरे देश का आक्रमण, या जनता के किसी एक वर्ग के द्वारा, व्यक्तियों के समूह के द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया गया हो। अब राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में लागू करने के विषय में हमने चर्चा की। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब राष्ट्रीय आपातकाल इसके पहले एक बार ही लागू किया, जितनी बार लागू किया गया है उसमें मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती, किंतु न्यायालय ने इसे यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इसे अवैध भी घोषित कर सकती है। अब एक तो राष्ट्रपति का आदेश हो गया, दूसरा अगर राष्ट्रपति आदेश देता है तो उस आदेश को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन करवाया जाता है। यानी एक बार संसद अनुमोदन करती है तो 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। और अगर लोकसभा, जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा तो कभी विघटित होती नहीं है, तो अगर राज्यसभा ने राष्ट्रीय आपातकाल को स्वीकृति प्रदान कर दी है और लोकसभा अपने सत्र में नहीं है, तो जब कभी लोकसभा विघटन के पश्चात दोबारा चुनाव होगा और लोकसभा का दोबारा गठन होगा, तब यथाशीघ्र 1 महीने के अंदर उस राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदन है वह लोकसभा में पारित हो जाना चाहिए। अगर वह पारित नहीं होता तो यह आपातकाल का जो आदेश है वह निरस्त हो जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपातकाल लागू करने में संसद की सहमति अनिवार्य है और विधानमंडल, ये जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का लिखित आदेश होना अनिवार्य है, लिखित परामर्श होना, आदेश नहीं परामर्श होना अनिवार्य है। 1975 के आपातकाल में लिखित परामर्श की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को सलाह दी थी और उसके बाद उसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया था, जबकि अब ऐसा नहीं है। 44वें संशोधन के बाद मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना अनिवार्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल में आपातकाल की घोषणा संसद की विशेष बहुमत से पारित होनी चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत और साधारण बहुमत में अंतर होता है। हमने संसद की प्रक्रिया के दौरान इस पर चर्चा की थी।
फिर से हम बता दे रहे हैं, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि संसद के जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत यानी 50% + 1 और उपस्थित और मतदान करने वाले मतों का यानी जितने वैध मत पड़ेंगे, वोट जितना कास्ट होंगे, उन वोट्स का 2/3 मत। तो ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत से यह पारित होना चाहिए, संसद के कुल सदस्यों का बहुमत हो और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत हो, तब यह आपातकाल का वो पारित हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के समाप्ति की घोषणा करके इसे समाप्त किया जा सकता है। अब इसे लागू करने के लिए तो राष्ट्रपति आदेश करता है और उसके बाद संसद में इसे अनुमोदन करवाना होता है। जब भी संसद का सत्र चालू हो उसके 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होता है। लेकिन इसे समाप्त करने के लिए केवल राष्ट्रपति का आदेश चाहिए, उसके लिए किसी भी तरह का संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। अब एक स्थिति तो यह हो गई कि संसद, अगर राष्ट्रपति आदेश दिया है आपातकाल का तो संसद उस पर नियंत्रण रख सकती है। मान लीजिए संसद में अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि बिना समय बढ़ाए या बिना अनुमोदन के भी बीच में ही संसद के सदस्य इस बात के लिए एग्री हों, इस बात के लिए तैयार हों कि अब आपातकाल हटा लिया जाना चाहिए, तब की स्थिति में क्या किया जाए। तो इसके लिए यह प्रावधान है कि अगर लोकसभा के 1/10 यानी 10% सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा पर विचार के लिए कहते हैं, तो राष्ट्रपति अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन की बैठक बुलाएगा, और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति सदन की बैठक बुलाएगा और इस बैठक में या इस बात पर विचार किया जाएगा कि आपातकाल लागू किया जाए या रद्द कर दिया जाए। अगर आपातकाल को रद्द करने की का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब मुख्य बात आपको समझ में आ गई होगी कि घोषणा के बाद संसद द्वारा जो अनुमोदन होगा वह दोनों सदनों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बीच में भी अगर संसद चाहे, लोकसभा के सदस्य चाहें तो इसे समाप्त कर सकते हैं। और यह जो प्रस्ताव है इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। साधारण बहुमत से पास प्रस्ताव से भी इसे समाप्त किया जा सकता है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि साधारण बहुमत से पास प्रस्ताव से ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, यानी सरकार गिरती है, बनती है, बिगड़ती है। इसलिए लोकसभा को यह शक्ति प्रदान की गई है कि अगर आपातकाल के प्रस्ताव को विशेष सामान्य बहुमत से भी लोकसभा उसे अस्वीकार कर दे तो आपातकाल समाप्त हो जाए। ठीक, अब इसके बाद से हम देखते हैं कि आपातकाल के दौरान क्या क्या प्रमुख बातें हैं जिनके लिए आपातकाल में विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को उनकी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में निर्देश दे सकती है। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अभी तक कार्यपालिका के जो कार्य हैं, आपातकाल के दौरान केंद्रीय कार्यपालिका को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, केंद्रीय सरकार को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें यह महत्वपूर्ण है कि राज्य की कार्यपालिका के लिए उनकी शक्तियों के प्रयोग के लिए केंद्र की सरकार जो है वह दिशा निर्देश दे सकती है। अब इसे ध्यान रखिएगा कि इस तरह के निर्देश राज्य सरकार के ऊपर बाध्यकारी होते हैं, राज्य सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य होती है। राज्य की कार्यपालिका को निलंबित तो नहीं किया जाता, किंतु वह केंद्र के अधीन कार्य करती है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, सामान्य शब्दों में समझिए तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा देती है, निर्देश करती है, और वह राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होती है। राज्य विधायिका को निलंबित किए बिना राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए केंद्र को शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। 2 तरह के सरकारें होती हैं और दोनों तरह की सरकारों के अपने अपने विषय हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। किंतु अगर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। ऐसे कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक अस्तित्व में रहते हैं। अगर इस तरह के कानून बनाए गए तो वह 6 महीने तक अस्तित्व में रहेंगे। अगर विधायिका जो है, राज्यपाल जो राज्य की विधानसभा है, उसे पुनः पारित कर दे तो वह कानून बने रहेंगे। अगर पारित नहीं करती तो वह कानून स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर जैसे अभी तक राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, उसी तरह से राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके लिए कोई विशेष संशोधन या कोई नियमों में बदलाव नहीं करना पड़ता। स्वतः ही आपातकाल के दौरान जितनी भी शक्तियां हैं राज्य सरकार की, वह केंद्र सरकार के पास स्वतः ही ट्रांसफर हो जाती हैं। केंद्र और इसके अधिकारियों को संघ सूची से बाहर के विषयों पर अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अभी तक केंद्र और उसके जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्राधिकारी हैं केंद्र सरकार के, उन्हें केवल संघ सूची के विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन आपातकाल के दौरान ये राज्य सूची और समवर्ती सूची पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। कार्यकारी और विधायी शक्तियां पूरे देश में प्रभावी हो सकेंगे। जो भी केंद्र सरकार कार्यकारी यानी कानून बनाएगी, या जो भी कार्यकारी का मतलब होता है कि कार्यपालिका द्वारा लागू करना, विधायी का मतलब होता है कानून बनाना, तो दोनों तरह की शक्तियां पूरे देश में लागू होंगी, सभी राज्यों के बीच लागू होंगी। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों के संवैधानिक वितरण हैं, उनमें भी संशोधन किया जा सकता है। हमने केंद्र राज्य संबंध में वित्तीय संबंध बताया था। वित्तीय संबंध में केंद्र कुछ कर ऐसे होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है और इकट्ठा करती है और राज्य सरकारों के बीच उनका हिस्सा बांटती है। तो इस तरह जो भी वित्तीय प्रावधान है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिए जाते हैं, तो इस संबंध में संविधान में या वित्त आयोग के द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं, उनमें बिना किसी संविधान संशोधन के केंद्र सरकार बदलाव कर सकती है, जिससे कि आपात स्थिति से निपटा जा सके। राष्ट्रपति द्वारा जारी ऐसे आदेश पर संसद विचार करेगी। जो भी इस तरह की वित्तीय संशोधन होंगे, वित्तीय परिवर्तन होंगे, उन पर संसद विचार करेगी और उसे पास करेगी। संसद के कार्यकाल को भी 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इस तरह से एक वर्ष करके कई बार बढ़ाया जा सकता है, निश्चित काल तक कई बार बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह राज्य की विधानसभा को भी अगर आवश्यक हो, चुनाव की स्थिति न हो, तो राज्य की विधानसभा को भी 1 वर्ष करके कई बार बढ़ाने का आदेश दिया जा सकता है। यह ध्यान रखिएगा कि ऐसा आपातकाल की स्थिति में ही इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। आपातकाल की समाप्ति के बाद यह कार्यकाल 6 महीने तक हो सकेगा। 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। अगर कार्यकाल पूरा हो गया है तो 6 महीने के अंदर चुनाव अनिवार्य है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में अब इसके अलावा न केवल यह राज्य सरकारों के ऊपर फर्क पड़ा, राज्य की कार्यपालिका पर फर्क पड़ा, आपने देखा कि विधानसभा की शक्तियों पर फर्क पड़ा। अब यह असर जो है, यह प्रभाव जो है आपातकाल का व्यक्तियों के अधिकारों पर भी पड़ता है। जैसे अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता। तो इस तरह की जो 6 स्वतंत्रताएं हमें अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई हैं, उन सभी स्वतंत्रताओं पर अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लागू किया गया है, तो उन सभी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लग जाएगा, स्वतः ही लग जाएगा। उसके लिए कोई आदेश अलग से पारित करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अनुच्छेद 19 तब नहीं रोका जाएगा, उस पर प्रतिबंध तब नहीं लगाया जाएगा जबकि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया हो। मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल है तो अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार वैसे ही बना रहेगा। यह 44वें संविधान संशोधन के बाद लगाया गया है। क्योंकि जो आंतरिक उपद्रव का आपातकाल लगाया गया था, आंतरिक उपद्रव के आधार पर 1975 में, उस दौरान स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए जो कि निहायत ही गैर जरूरी और असंवैधानिक थे। इसलिए इसे दोबारा परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया और 44वें संशोधन में कहा गया कि अगर आंतरिक विद्रोह यानी आंतरिक अस्थिरता के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपातकाल लगाया जाता है, तब अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार को, उसमें सभी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, इन सभी स्वतंत्रताओं को नहीं निलंबित किया जाएगा, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 359 भी इस बारे में चर्चा करता है।
यह तो अनुच्छेद 358 में बात दी गई थी स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में। अनुच्छेद 359 इस बारे में चर्चा करता है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका निलंबन नहीं किया जा सकेगा। कौन से अधिकार? जैसे अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यह जो अनुच्छेद 20 का अधिकार है इसे भी निलंबित नहीं किया जाएगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार जो है उसे भी निलंबित नहीं किया जाएगा। यह दोनों मूल अधिकार अत्यंत अनिवार्य हैं और इन्हें आपातकाल के दौरान भी बना रहने दिया जाएगा। अब अभी तक हमने राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 20 और 21 समझाने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 20 का मतलब है कि अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है तो उस व्यक्ति को स्वयं उसके खिलाफ गवाही देने के लिए, स्वयं के खिलाफ उसे क्या कहें, अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को अगर अपराध को दोष सिद्ध करना है तो क्या क्या छूट दी जाएंगी उसके बारे में यह है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि जीवन का अधिकार, यानी व्यक्ति को उसके जीवन से बिना राज्य के प्राधिकार के, बिना कानूनी व्यवस्था के अलग नहीं किया जाएगा, उसकी हत्या नहीं की जाएगी जब तक कि कानून ऐसा न कहे। यानी मृत्युदंड अवैध नहीं है, किंतु मृत्युदंड के अलावा बाकी जो हत्याएँ होती हैं वह अवैध हैं। तो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगाया गया है। 1962 में चीन आक्रमण के दौरान लगाया गया था। 1962 का आपातकाल 65 तक भी चल रहा था। उस समय जब 65 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब भी वह चल रहा था और इस कारण से दोबारा आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय भी लगाया गया था और इसके अलावा 1975 में आंतरिक उपद्रव के कारण इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और यह बहुत ही विवादित आपातकाल रहा। 1975 के आपातकाल की जांच के लिए बाद में जो जनता पार्टी सरकार आई, उस सरकार ने उसकी जांच के लिए शाह कमीशन की नियुक्ति की। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, शाह कमीशन की रिपोर्ट में इस 1975 के आपातकाल की आलोचना की गई है और उसे गैर जरूरी और तानाशाहीपूर्ण कहा गया है। तो इस तरह से 1975 और 1962, 1971 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा चुके हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 352 के बाद अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल का क्या मतलब है कि अगर राज्य में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो केंद्र सरकार उस राज्य की सरकार को चलाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि राज्य का शासन संवैधानिक तरीके से चलता रहे, यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर वहाँ पर संवैधानिक तरीके का उल्लंघन हो रहा है या संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो उसका शासन चलाने की जिम्मेदारी केंद्र की बनती है और इसलिए राज्य सरकारों के शासन को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है। और अगर जो केंद्र सरकार के दिए हुए निर्देश हैं उन्हें भी मानने में राज्य सरकारें असमर्थ हो रही हैं तब भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के शासन को अपने हाथों में ले सकती हैं। अब इसमें राष्ट्रपति शासन में क्या व्यवस्था होती है? राष्ट्रपति शासन में संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित हुआ प्रस्ताव होना चाहिए। अर्थात अगर लोकसभा का विघटन है तो राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए और जब भी लोकसभा कभी स्थापित हो तो 1 महीने के अंदर उसे लोकसभा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए, जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में देखा कि संसद से अनुमोदन, वही राष्ट्रीय आपातकाल की तरह राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल में भी व्यवस्था की गई है। अब राष्ट्रपति शासन जो है उसकी अवधि 6 महीने की होती है और इसे 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किंतु ज़्यादातर अब राष्ट्रपति शासन में होती क्या है, स्थिति क्या उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम बता दें आपको। राष्ट्रपति शासन में पहली स्थिति तो यह उत्पन्न होती है कि किसी राज्य में अगर चुनाव हुए और चुनाव के कारण किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तब की स्थिति में राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू होगा और दोबारा चुनाव या तो होंगे या तो जब तक सरकार नहीं बन जाती, बहुमत किसी गठबंधन के द्वारा या किसी अन्य कारण से सरकार के कोई पार्टी बहुमत सिद्ध करने को तैयार नहीं हो जाती, तब तक के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति यह है कि अगर कहीं कोई सरकार बनी है और किसी कारण से वह अल्पमत में आ जाए
तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, जब तक कि दूसरी कोई बड़ी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार न हो जाए। एक अन्य स्थिति है कि जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है वह सरकार बनाने के लिए किसी कारण से तैयार न हो सके, तब भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। एक अन्य कारण है कि जो भी संवैधानिक उपबंध है उनके अनुसार जो राज्य की सरकार है वह नियम नहीं पालन कर रही है, तब की स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। एक अन्य स्थिति यह है कि अगर राज्य की सरकार संवैधानिक जो कानून है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके पालन न करने या उसे भंग करने की आशंका है, तब भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इन सब के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। तो एक तो यह स्थिति है कि सरकार न बन पाए, दूसरी सरकार अगर बने तो वह संवैधानिक नियमों को पालन करने में असमर्थ रहे या अल्पमत में हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि वहाँ पर चुनाव ना हो। अब यहाँ पर स्थिति देखिए कि इस जो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है, इसका केंद्र सरकार के द्वारा कई बार दुरुपयोग होता है, और इसी कारण से इस व्यवस्था में संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अगर 1 वर्ष तक यानी 6 माह के 2 बार अगर बढ़ाया गया तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर 1 साल से अधिक हो गया और तब फिर से बढ़ाने का प्रस्ताव है तो 2 ही स्थितियों में वह प्रस्ताव पारित हो सकता है। पहली स्थिति क्या है कि या तो पूरे देश में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। अब अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो चुनाव नहीं हो पाएंगे, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। दूसरी स्थिति कि अगर निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि इस राज्य में अभी चुनाव की स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तब भी 1 वर्ष से अधिक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। सामान्य स्थितियों में 6 माह करके 2 बार तक बढ़ाया जा सकता है, इसके बाद चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। अब राष्ट्रपति शासन को जैसे लागू किया जाता है उसी तरह किसी भी समय घोषणा करके वापस भी लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को राज्यपाल या अन्य कार्यकारी अधिकारियों के माध्यम से करता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो वहाँ की सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, उसका मंत्रिमंडल होता है, उसे राष्ट्रपति बर्खास्त कर देता है और सारा कार्यभार राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। तो अब वह चाहे तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाए। राज्यपाल क्या करेगा कि राज्यपाल वहाँ का जो राज्य का सचिव होगा उस सचिव के माध्यम से शासन को चला सकता है, अथवा अन्य जो भी उसे उपाय सही लगे वह उपाय अपना सकता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य पे शासन करता है। अब इसके अलावा क्या है कि राज्य की विधायिका की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। अर्थात राज्य में जब विधानमंडल नहीं उस समय होगा, कोई सत्र आयोजित नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाने का काम संसद करेगी। 2 स्थितियाँ। तीसरी स्थिति, राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान हैं उनको निलंबित भी किया जा सकता है। अर्थात न केवल राज्य की सरकार बल्कि राज्य के प्राधिकारियों को भी केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही फैसले लेने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वह फैसले नहीं ले सकते। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जा सकता है, कर दिया जाता है, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। राज्य विधानमंडल को या तो विघटित किया जा सकता है या निलंबित करके उसकी शक्ति को केंद्र सरकार यानी संसद को सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण राष्ट्रपति शासन के दौरान सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में या संसद के हाथों में आ जाती है। अगर विधानमंडल नहीं है तो विधानमंडल के सारे काम, चाहे वित्तीय कार्य हो, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, वह सारे कार्य संसद करेगी। और अगर संसद भी सत्र में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, तो संचित निधि जो राज्य की है यानी धन की निकासी का काम राष्ट्रपति के आदेश से हो सकेगा। अभी तक यह कार्य कौन करता था? अभी तक यह कार्य राज्यपाल के द्वारा होता था, संसद के सत्र में उसकी अनुमति ली जाती थी, लेकिन अब यह काम राष्ट्रपति के द्वारा होगा। संसद का सत्र चलने पर अगर संसद का सत्र न चल रहा हो तो जैसे राज्यपाल अध्यादेश जारी करता था वैसे राज्य के लिए राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है।
राष्ट्रपति या संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति के शासन के पश्चात भी लागू रहेगा अगर विधानमंडल इस संबंध में कानून नहीं बनाती। जब राष्ट्रपति शासन में जो भी कानून बनाए गए हैं वह बाद में भी लागू रहेंगे। अब बाद में चुनाव होता है और विधानमंडल का निर्माण हो जाता है, तो विधानमंडल चाहे तो उस नियम को लागू करे, जारी रखे या उसे हटा दे। अनुच्छेद 356 के इसके साथ साथ यह बात ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है, यह व्यवस्था उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कहीं से भी असर नहीं डालती। न्यायालय सरकार की व्यवस्था से अलग है, कार्यपालिका और विधायिका से अलग है, वह एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो उच्च न्यायालय को आप राज्य का न्यायालय मत समझिए। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ है, राज्य की सरकार के अधीन नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय पर किसी भी तरह का यह राष्ट्रपति शासन का असर नहीं पड़ता है। उच्च न्यायालय स्वतंत्र रहता है, पहली बात। दूसरी बात, यह जो राष्ट्रपति शासन का विषय है, यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब कि अगर कोई कानून विधायिका के द्वारा पारित किया गया है तो उस पर न्यायपालिका एक्शन लेती है, इस बात की जांच करती है कि वह कानून वैध है या नहीं। अगर वह कानून संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसी तरह अगर कोई राष्ट्रपति शासन अवैध रूप से लागू किया गया है या अतर्कसंगत कारणों से लागू किया गया है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, पुनः से सरकार को बहाल कर सकती है। जिस सरकार को मुख्यमंत्री को हटाया गया है उसे पुनः से पद पर स्थापित कर सकती है। वह इस बात की जांच करता है न्यायालय कि जो निर्णय लिया गया है राष्ट्रपति शासन का या विधानमंडल के विघटन का या मुख्यमंत्री को हटाने का, क्या वह तर्कसंगत था। अगर वह तर्कसंगत नहीं था तो उस पर न्यायालय उसे पुनः से स्थापित कर सकता है। तो न्यायिक समीक्षा भी राष्ट्रपति शासन के ऊपर लागू होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की शक्ति का प्रयोग अब तक कई बार हो चुका है, 100 से अधिक बार हो चुका है। सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और यही कारण है कि राष्ट्रपति शासन बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार हुआ है। मुख्य रूप से जो वजहें हैं वह क्या है कि विधानसभा में अगर चुनाव जो हुए और उन पे स्पष्ट बहुमत न मिला तब की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। दूसरा, राज्यों में आंतरिक अस्थिरता की वजह से। तीसरा, राज्यों के द्वारा संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करने की आशंका की वजह से। तो आंतरिक अस्थिरता तो आंतरिक विद्रोह की स्थिति में होती है और जैसे पंजाब में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और जो पूर्वोत्तर के राज्य थे वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा जो संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन की आशंका है यह बहुत ही आलोचनात्मक, बहुत ही क्या कहें, इसके दुरुपयोग की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि केंद्र में जब सरकार बदलती है तो केंद्र सरकार उन राज्यों की सरकार को बदलने का प्रयास करती है जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार न हो। और ऐसा स्पष्ट रूप से कई बार देखने को मिला है। जब यह राम मंदिर का विवाद चल रहा था, राम जन्मभूमि का विवाद, उस समय की स्थिति, उस समय के केंद्र में जो सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश के अलावा 4 अन्य राज्यों में भी सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, केवल इसलिए कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और संवैधानिक तंत्र की या संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन की आशंका थी। तब तक संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आशंका के आधार पर केंद्र सरकार ने उन राज्यों की सरकारों को गिरा दिया था, उन्हें बर्खास्त करके और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। तो कई बार ऐसा होता है कि इन शक्तियों का जो आपात स्थितियों में लागू की गई हैं या प्रदान की गई हैं उनका सरकारों के द्वारा दुरुपयोग भी होता है और कभी कभी अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति शासन या कुछ दिनों तक चुनाव को रोक करके रखना, इस तरह के कार्य भी किए जाते हैं। इस पर कई सारे आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की गई हैं, किंतु परीक्षाओं की वजह पर उपयोगी न होने की वजह से हम उन्हें यहाँ छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आपातकाल का जो तीसरा रूप है वह है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब होता है जब अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि इस समय देश के या देश के किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में है और जो वित्त की साख है वह खतरे में है। ऐसा लगने पर वह राष्ट्रपति 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब यह ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को यह लगे, इसका मतलब कि केंद्र सरकार को यह लगे।
यह राष्ट्रपति के अकेले लगने की बात नहीं है। राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो, राष्ट्रपति को यह अनुमान हो और इसके लिए उसके पास पर्याप्त आधार हो कि अब वित्तीय साख खतरे में है, वित्तीय संकट आने वाला है या वित्तीय संकट आ चुका है, ऐसी स्थिति में वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और अगर आवश्यकता पड़ी तो वित्तीय आपातकाल के लिए न्यायिक समीक्षा का सहारा लिया जा सकता है, कानून का, न्यायालय की का सहारा लिया जा सकता है। यह न्यायालय के और न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह के भीतर सामान्य बहुमत से संसद द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। अगर वित्तीय आपात की घोषणा की गई है तो इसे 2 महीने के अंदर संसद द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य है और इसके बाद इसे अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है। इसके बार बार इसे रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें क्या काम होते हैं, वित्तीय आपातकाल में क्या काम होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले तो केंद्र जो है वह राज्य की वित्तीय जो कार्य हैं उन पर निर्देश दे सकता है कि आप इन खर्चों पर अपने कटौती करिए या इन कार्यों को अभी कुछ दिन के लिए स्थगित करिए या इन वित्तीय नियमों को बनाइए। अर्थात वित्तीय कार्यों से संबंधित केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात, राज्य की सेवा में किसी भी वर्ग को या सभी वर्गों को, राज्य सेवा में जो भी लोग हैं या तो किसी वर्ग विशेष को या सभी वर्गों को, जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जाएगी और यह केंद्र के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्देश पर किया जाएगा। दूसरा, राज्य विधायिका द्वारा पारित जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, उन पर राष्ट्रपति विचार कर सकेगा। अर्थात धन विधेयक और वित्त विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकेगा, जिससे राष्ट्रपति उन पर विचार करके और उन पर आवश्यक एक्शन ले सके, कटौती कर सके या उसमें संशोधन कर सके। केंद्र की सेवा में लगे हुए किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को उनके भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, चाहे केंद्र के कर्मचारी के कोई एक श्रेणी हो या सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी वेतन और भत्तों, यहाँ भत्तों लिखा है, वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो यह बहुत ही, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है, वित्तीय आपातकाल, तो यह धन को बचाने के लिए और धन को दोबारा से संयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाती है। अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। हमने पहले ही चर्चा में बताया कि 1991 में ऐसी स्थितियां बनी थीं, किंतु सरकार ने दूसरे उपाय अपनाकर और उससे संभाला और उसे सुलझाया, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल के साथ साथ अन्य जो 2 आपातकाल हैं, उन माने राष्ट्रीय आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल, इन तीनों के विषय में कुछ आलोचनात्मक बिंदु भी हैं, उन पर हम सरसरी निगाह डाल लेते हैं। जैसे कि आपातकाल की व्यवस्था संघीय प्रभाव को नष्ट करके केंद्र को सर्वशक्तिमान बनाती है। यह बात तो सही है कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, किंतु उस समय कोई और उपाय भी नहीं बचता कि इस राष्ट्रीय आपदा से बचने का कोई दूसरा उपाय हो, इसलिए यह आवश्यक है। भले केंद्र कुछ दिनों के लिए सर्वशक्तिमान है, लेकिन बाद में जब आपातकाल दूर होता है तो फिर से स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को तानाशाह बनने की आशंका है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि वह संसद के और संसद के अंतर्गत जो चुनी गई विधानमंडल है, मंत्रिमंडल है, उसका परामर्श मानने के लिए बाध्य है, तो राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बनेगा। राज्यों की शक्तियों में केंद्रीय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाती हैं, तो केंद्रीय प्रबंधन के अंतर्गत आने का मतलब है कि राज्यों की शक्तियों का ह्रास होगा। तो यह स्थितियां तो कुछ दिनों तक बनी रहती हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकारें सूझबूझ से काम लें तो यह जो संघवाद की स्थिति है, दोनों शक्तियों में बंटवारा है, यह बना रह सकता है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाती है। सही बात है कि कुछ दिनों के लिए जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों का बंटवारा है और राज्यों के आय के स्रोत हैं, उन पर प्रतिबंध लग जाता है या उन पर नियंत्रण हो जाता है केंद्र सरकार का, तो यह भी महत्वपूर्ण आलोचना है इसकी। और इसके बाद है कि मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। मूल अधिकारों के अर्थहीन होने का मतलब है कि मूल अधिकारों पर भी आपातकाल के दौरान नियंत्रण लागू होता है। इन सभी आलोचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपातकाल देखिए है तो ज़रूरी, क्योंकि इसे लागू करने से ही केंद्र सरकार को यह शक्तियां प्राप्त होंगी कि वह आपात स्थिति से निपट सके, किंतु इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आपातकाल के दौरान शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, और इसके लिए आवश्यक है एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की शुरुआत करना। भारत में
आपातकाल के दौरान ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिली हैं और सरकारों के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। इसलिए आपातकाल की आलोचना और ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आपातकाल के संबंध में हमने जो चर्चा की, इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, राजनीतिक चर्चाओं में भी आपने इसके बारे में सुना होगा। इसके अलावा आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी यह उपयोगी है। इससे संबंध में जो भी आपको प्रश्न आपके दिमाग में आए, आपकी जिज्ञासा के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हो, वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। महादेव।